जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे छात्रों का कहना था सर डीआरडीओ का क्लास शुरू कीजिए और मैंने सुबह में एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि किन छात्रों को डीआरडीओ की क्लास चाहिए। बहुत सारे छात्रों का कमेंट था सर डीआरडीओ का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो डीआरडीओ में जो छात्र फॉर्म को अप्लाई किए हैं इलेक्ट्रीशियन से उनके लिए होने वाली है। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये जो क्वेश्चन आपके होने वाले पार्ट 1 के अंतर्गत होने वाले जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएँगे जो परीक्षा में पूछे जाएँगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मानव शरीर से मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। आघात की अनुभूति मतलब कि मानव शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस वक़्त? तो देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का यदि परिणाम 1 मिली एम्पीयर से कम है तब मानव शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है लगभग कितना माना जाता है? लगभग जो होता है 1000 ओम होता है। कितना होता है साथियों? 1000 ओम होता है। और देखिए, यहाँ पर मानव शरीर की बात की गई कि आघात की अनुभूति नहीं होगी तो 1 मिली एम्पीयर से कम। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए वैसे भी आपको जानकारी होगा कि जहाँ विद्युत से आग लगी है, वहाँ हम जल से यहाँ पर विद्युत को या आग को हम बुझाते नहीं हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? ये आपको नहीं मालूम होगा। वैसे आप सभी को ये जानकारी होगा कि विद्युत से लगी आग है, तो उसे हम जल द्वारा नहीं बुझा सकते हैं। लेकिन साथियों इसके पीछे का बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। रीज़न ये होता है साथियों कि जब आप देखे होंगे आग जब लगती है विद्युत के द्वारा, तो जल से नहीं बुझा सकता है क्योंकि इसमें जो होता है इलेक्ट्रीशन होता है, ठीक है? जो कि ये प्रभावित होता है और जब आप इसे जल के द्वारा आप इसको बुझाएँगे, तो ये जल के माध्यम से जो होता है इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है और व्यक्ति को झटका लगने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जल के द्वारा हम नहीं बुझाते हैं। और ऑप्शन में हमारा कौन-सा ऑप्शन सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि उससे जो होता है इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है और जब इलेक्ट्यूशन होगा, तो इससे क्या होगा, इसी के द्वारा जो होगा उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे जो व्यक्ति आग को बुझा रहा है, उसको मृत्यु होने का भी यहाँ पर रहेगा, तो उसका मृत्यु भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जल के द्वारा हम नहीं बुझाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। देखिए, विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। इसको तो आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका जो एक सूत्र क्रिएट होता है आई, ठीक है? विद्युत धारा आई, आई बराबर क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है dq अपान dt। इसके बारे में आपको बताएँगे विधिवत, आप इसको पहले ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, चालकों के माध्यम से। विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है किसके माध्यम से? चालकों के माध्यम से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि धातु के तार में विद्युत धारा का या विद्युत का प्रवाह होता है। धातु के तार में मतलब किस तरह के तार में? जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉन के कारण, बी ऑप्शन आयन के कारण, सी ऑप्शन प्रोटॉन के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। देखिए, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का जो यहाँ पर पूछने का तरीका है, आपको बिल्कुल यहाँ पर समझना पड़ेगा तभी आप इसको समझ पाएँगे। देखिए, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, वह चालक उतना ही क्या होता है, अच्छा माना जाता है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। और इसमें जो आपका दिया गया इलेक्ट्रॉन के कारण ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव को औसत दर कहलाती है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव को हम क्या बोलते हैं? औसत दर, और उसमें यह प्रभाव समहित इसको बोला जाता है। और इसमें आपका जो दिया गया ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिया गया, उसमें यह बहाव संवहन, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को,
जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक विद्युत रोधी केबल में क्षरण धारा ए ऑप्शन कोड में आछत तक त्रिज्यत प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा कोड के साथ साथ अछत प्रवाहित होती है। आप इस तरह सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए इसी के अनुसार आपको सही मारना है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार ही आपको पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या पड़ रहा है। देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि विद्युत रोधी जो केबल होता है उसमें जो क्षरण धारा होता है वो क्रोड के साथ साथ अछत प्रवाहित होती है और उपयोगी धारा क्रोड जो होता है वो अक्षत तक क्या होता है त्रिज्या प्रवाहित होती है। इसलिए जो हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी कुंडल का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ए ऑप्शन फेरों की संख्या बढ़ाकर, बी ऑप्शन पतले तार का प्रयोग करके, सी ऑप्शन फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, डी ऑप्शन है क्रूड सामग्री को बदलकर। देखिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि साथियों किसी कुंडली का प्रतिरोध फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तारों का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है, आपने सूत्र यहाँ पर देखा होगा, इसका रीजन ये होता है आर बराबर रो एल बाई ए के द्वारा। किसके द्वारा? तो आर बराबर रो एल बाई ए के द्वारा। ये आपका रो है, इस तरह आपका बनता है पी आकार का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द्विमार्गी सिंगल फेज स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन एक तार को एक स्थिति में, बी ऑप्शन एक तार को दो स्थितियों में, सी ऑप्शन दो तारों को दो स्थितियों में और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए साथियों, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच एक तार के दो स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। अब इसमें जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया है, वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि एक तार को दो स्थितियों में। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सभी जो प्रेरण प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर है वो फैराडे नियम पर आधारित होते हैं और जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस समय परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार जो होता है यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है डीसी परिपथ के सारे नियम उस एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें होता है। ए ऑप्शन केवल धारिता, बी ऑप्शन केवल प्रतिरोध, सी ऑप्शन केवल प्रेरकत्व और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, डीसी परिपथ के सारे नियम जो होते हैं उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिनमें केवल प्रतिरोध होता है। कहने का मतलब ये कि प्रतिरोध के लिए एसी व डीसी मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रेरकत्व व जो संधारित्र होता है दोनों एसी व डीसी दोनों पर ये आपके अलग अलग जो होता है ये आपकी प्रकृति प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है जो यहाँ पर दिया गया केवल प्रेरकत्व। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा केवल प्रतिरोध। बी ऑप्शन आपका सही होगा केवल प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि बिजली के उपकरण की धातु की केसिंग को निम्नलिखित को सदैव सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है। ए ऑप्शन प्रचालक की सुरक्षा, बी ऑप्शन उपकरण की सुरक्षा, सी ऑप्शन इंस्टॉलेशन की सुरक्षा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंस्टॉलेशन की सुरक्षा है क्योंकि प्रतिष्ठान की सुरक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठान की सुरक्षा से पूरे उपकरण और जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसका भी यहाँ पर क्या कर सकता है सुरक्षा हम कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इंस्टॉलेशन की सुरक्षा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर चित्र के अनुसार यहाँ पर दिया गया जिसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का। देखिए, यदि आप लोग आईटीआई किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे और इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं जीनर डायोड कौन सा है। इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया इसको ध्यान से देखिए, ये आपका जीनर डायोड है। यहाँ पर आपका एनोड है प्लस और यहाँ पर आपका माइनस है कैथोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और यही आपका जीनर डायोड है। और इसमें आपका जो होता है अलग-अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम एक लो पास फ़िल्टर को हाई पास फ़िल्टर या उल्टा कर सकते, हमें बस खाली स्थान तत्व बदलने होंगे। कौन से तत्व बदलने होंगे? ए ऑप्शन समय दर्शाने वाले, बी ऑप्शन आवृत्ति दर्शाने वाले, सी ऑप्शन आवृत्ति और समय दर्शाने वाले और डी ऑप्शन है प्रतिरोध दर्शाने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हम एक लो पास फ़िल्टर को हाई पास फ़िल्टर या उल्टा कर सकते हैं। हमें बस क्या करना होता है, हमें बस आवृत्ति दर्शाने वाले तत्व को बदलने होंगे और इसमें जो आवृत्ति बदलने वाले जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ट्रांजिस्टर का आधार जो होता है आपका लाइटली जो डेप्थ होता है ये आपका होता है और ट्रांजिस्टर के आधार जो होता है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में ये आपका होता है। और यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लाइटली डॉप्ड। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम पावर ट्रांसफार्मर के लिए एम्पलीफायर भी यहाँ पर दिए गए प्लस VZ का लोड प्रतिरोध होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अधिकतम शक्ति हस्तांतरण के लिए प्रवर्धक का लोड प्रतिरोध प्रवर्धक में आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य होना चाहिए। कहने का मतलब ये साथियों कि अधिकतम शक्ति हस्तांतरण है तो लोड का प्रतिरोध स्रोत के प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, एम्पलीफायर में आउटपुट प्रतिरोध के मान के तुल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा दिया गया ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऋणात्मक फीडबैक। ऋणात्मक फीडबैक देखिए, ऋणात्मक फीडबैक क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, ऋणात्मक फीडबैक स्थिरता बढ़ाता है, मतलब जो स्थिरता होता है उसको बढ़ाता है। और इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लीजिए, स्थिरता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ये आपका सी ऑप्शन जो होता है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र अर्थात फास्टर स्विचिंग डिवाइस है, जैसे कि यूजेटी, जेएफईटी या मूसफेट या यहाँ पर दिया गया ट्रॉयड वेब वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रॉयड वेल दिया गया है, ये आपका ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो जेएफईटी जो दिया गया है, ये आपका दोस्तों जो दिया गया है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। और यूजेटी जो दिया गया ये भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि साथियों मोसफेट जो होता है एक तीव्र गति स्विचिंग यंत्र होता है। और इसका यदि पूरा नाम यहाँ पर बात करें तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। और यहाँ पर देखिए मूसपोर्ट, ये आपका जो एम से हो गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक-एक करके आपको बता देते हैं। ये जो आपका हो जाता है एम से मेटल हो जाता है और जो यहाँ पर ओ है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। और यह जो आपका यस होता है इसको बोला जाता है सेमी। और जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये सेमीकंडक्टर इससे हो जाता है। और ये जो आपका एफ दिया गया है ये आपका फील्ड हो जाता है। और जो ई आपका दिया गया है ये इफेक्ट हो जाता है। और टी से जो आपका हो जाता है ये ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और जो एफईटी होता है साथियों, जो आपका एफईटी होता है इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक आपका हो जाता है जेएफईटी और एक जो हो जाता है आपका मूसफेट हो जाता है। और यही जो मूसफेट है यहाँ पर ऑप्शन में हमारा सी जो दिया गया ये करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थ या न्यूट्रल या फेज या इंसुलेशन। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, इसमें जो जो आपका होता है आरवाईबी होता है। क्या होता है? आरवाईबी होता है। आर का मतलब यहाँ पर ये होता है साथियों रेड हो जाता है, वाई का मतलब येलो हो जाता है और बी का मतलब होता है यहाँ पर आपका नीला, मतलब कि ब्लू हो जाता है। और एक आपका अर्थ होता है जो कि ग्रीन होता है और एक आपका न्यूट्रल होता है काला होता है। अब इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें जो होता है साथियों जो सी अब ऑप्शन दिया गया फेज, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया क्योंकि लाल रंग जो होता है वो फेज का होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।